नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आदिकाल पढ़ रहे हैं ना। और आदिकाल में मुझे लगता है आज का जो चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो अंतिम चैप्टर है। और इसमें क्या है, हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कृपया देख लीजिए, आवाज वगैरह आ रही है तो थोड़ा सा आज रासो साहित्य के बारे में फिर हम देखेंगे, क्योंकि रासो का कुछ कुछ जो है वो बच गया है। ठीक। 1 मिनट। सर, इस स्क्रीन में जो मैं दिया हूँ वो दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे हाँ, रहा ठीक है सर, स्टार्ट किया जाए। गारंटी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम देखे थे कि अ, एक मिनट सर, अंधेरा हो गया है क्या सर? थोड़ा सा थोड़ा अंधेरा हो गया। स्क्रीन में अंधेरा हो गया अभी है क्या? ठीक है। जी जी जी, एक मिनट एक लग मिनट। रहा ठीक थोड़ा है सा अंधेरे में दिख रहा है पहले की अपेक्षा। जी, अब ठीक है। तो पिछली क्लास में हम जो चंद बरदाई जी की जो पृथ्वीराज राठौर है उसके बारे में बहुत विस्तार से हम देखे थे। और मुझे लगता है जितना क्वेश्चन वहां से निकाला गया था लगभग वहीं से ही पूछा जाना चाहिए। उसके आगे हम और देखेंगे कि और खास रासो साहित्य और क्या लिखा गया है ना। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हेलो हाँ सर, हाँ सर। हेलो सर, स्क्रीन में मैं जो डाला हूँ मैटर वो क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। आवाज और हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। कीबोर्ड है, व्हाइट बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, आगे बढ़ते हैं। वहां से आवाज आ रही सर। वो देखिए सर, कहीं से कोई इंस्टीट्यूट, बात कोचिंग हो इंस्टीट्यूट रही से है? आवाज आ रही है कैसे सर। आप लोग बात बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलना पड़ेगा सर को, कोई फोन करके बोलिए ना। अब ठीक है? फटाफट लोग अब जुड़ते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अरे सर की क्लास आ रही, फोन करके बोलिए ना कोई। हेलो सर का म्यूट कर दीजिए तो हो नेटवर्क जाएगा। की सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक मिनट एक मिनट सर, मैं उसको कर सकता हूँ। वही लिंक भेजेंगे, उन्हीं के तरफ से होगा सर। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? हाँ, हो गया हो गया। जी 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 हो गया सर। एक मिनट। तो हम आगे आते हैं। देखिए, रासो साहित्य में मैं बताया था कि आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो। ठीक है, प्रमुख तो बीसल देव के बारे में और अभी हम बात आवाज आ रही करेंगे। है। जी सर, आवाज आ रही है ना?
हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, तो बीसल देव रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राचीनतम क्या है वीर गीत परंपरा का ग्रंथ माना है। आवाज ये सर, खास चीज। आवाज। जी सर। सर एक मिनट, बंजारे सर आप पढ़ा रहे हैं ना? जी सर। जी तो जी बाकी मैम। सब बाकी डिस्टर्ब आवाज आ रही। बाकी सबको म्यूट करने बोलिए। जी जी। आप। हाँ। बाकी अब सब आप बाकी सब। म्यूट रखेंगे तभी आपकी आवाज सही सुन पाएंगे, नहीं तो बाकी जी लोगों जी की तो। आवाज आएगी तो डिस्टर्ब होगा। जी जी। बाकी सभी म्यूट कर दीजिए और मैं कंटिन्यू बढ़ते जाऊंगा, ठीक है ना सर? ठीक है। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ मैम, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब स्टार्ट करता हूं मैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो को माना है। इससे पहले भी मैं नोट करा चुका हूँ। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नालो को कहा जाता है, ये सब भी आप जानते हैं। तो इसमें देखते हैं अन्य रासों की तरह यह वीर गाथात्मक कृति न होकर, देखिए कई लोगों ने बताया कि अन्य रासो ग्रंथ की तरह, है ना, बीसल देव रासो को वीर गाथात्मक कृति न होकर इसको एक विरह काव्य माना है। ये भी एक खास चीज है, आप याद रखिएगा कि पूर्णतः वीर गाथात्मक नहीं मानकर इसको एक विरह काव्य माना गया है बीसल देव रासो को, और जिसका मूल रूप वस्तुतः गे काव्य का था। ठीक है। तो जिसका बीसल देव का जो मूल रूप जो था गे काव्य था, और गे काव्य होने के कारण ही इसका स्वरूप में परिवर्तन होता रहा, बीच में भी परिवर्तन होता रहा। ठीक है। बीसल देव को भी हम देखें तो बीच में भी बहुत सारा परिवर्तन होता रहा, है ना। तो ये क्या है, हम ओवरऑल इसको कह सकते हैं कि वीर गाथात्मक कृति न मानकर इसको एक विरह काव्य और गे काव्य के रूप में हम मान सकते हैं। ठीक है। अगले क्रम में हम देखेंगे तो बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। ठीक है मैम। हम आगे देखेंगे कि बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। तो 4 खंडों में विभक्त है। इसमें हम देखेंगे प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा, हम उस दिन देखे थे कि हमारा पृथ्वीराज रासो जो है कितने समय में विभाजित है, कितने सर्ग या समय में, 69, है ना, 69 में, और 68 छंदों का उसमें प्रयोग किया गया है, ये भी देख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बीसल देव रासो जो है 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव, जिसका नाम है विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव ही है, का परमारवंशी राजा भोज की कन्या के साथ विवाह दिखा गया है। ठीक है। पहले खंड में राजा भोज की कन्या राजमती और बीसल देव के साथ विवाह को दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं, इसकी कथा है। आप जान रहे हैं, इसको पढ़े होंगे शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आपको मिल जाएगा कि राजा जो है वो उड़ीसा चले जाते हैं। तो पहले खंड में परमारवंशी राजा भोज की कन्या राजमती और बीसल देव दोनों का विवाह दिखाया गया है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा जो है उड़ीसा चले जाते हैं, इसकी कथा है। और तृतीय खंड में रानी के विरह वृत्तांत, तो राजा जब रूठ कर चले जाते हैं तो बहुत दिनों तक नहीं आते हैं, तो इसमें क्या है, रानी राजमती के विरह वेदना के वृत्तांत को तीसरे खंड में बताया गया है। और चतुर्थ खंड में क्या होता है, चतुर्थ खंड में पुनः इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत बताया गया है। तो इस प्रकार आप चारों खंड को याद रखिएगा। चारों खंड का जो छोटा छोटा जो मामला है, कथा वस्तु जो है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बीसल देव रासो टोटल 4 खंड में विभाजित है। पहले खंड में, है ना, बीसल देव रासो और राजा भोज की कन्या राजमती का विवाह दिखाया गया है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा जो है उड़ीसा चले जाते हैं, इसका वर्णन है। तीसरे खंड में रानी के विरह वृत्तांत का वर्णन है। चौथे खंड में इन दोनों के पुनर्मिलन का वृत्तांत है। इतना आगे हम बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि बीसल देव रासो की भाषा को उन्होंने राजस्थानी माना है और जिसका व्याकरण अपभ्रंश के कुछ अनुरूप है, ये भी एक खास बात है।
अगले क्रम में हम आते हैं परमाल रासो। ठीक है, हम रासो काव्य में प्रमुखता हम पृथ्वीराज रासो देख लिए, और अभी तुरंत हमने इससे पहले देखा बीसल देव रासो। अब परमाल रासो देखेंगे। ठीक है, तो परमाल रासो को आप जानते हैं, परमाल रासो के कवि जगनिक माने जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं परमाल रासो को आल्हा खंड भी बोला जाता है, और परमाल रासो या आल्हा खंड के कवि जगनिक माने जाते हैं, ये खास बात। अगले नंबर में हम आते हैं, तो रासो में आल्हा उद्दल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। ये भी प्रमुख बात है कि रासो जो है परमाल रासो, उसमें आल्हा उद्दल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। ठीक है, परमाल रासो जिसके कवि जगनिक है, जिसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। और अगला कि परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, नीचे बता चुके हैं ऊपर भी अभी। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था। ये भी खास बात है कि आप देखेंगे आल्हा खंड जो को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था, ये भी एक खास बात है। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं, तो देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक माना। हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है ना? जी जी दे रही। जी मैम, हाँ, एक रहिएगा कम से कम बताने के लिए। तो देखिए, हम देखे हैं कि लगभग पूरे विद्वानों की यदि बात देखें, तो संपूर्ण रासो साहित्य को बहुत सारे विद्वानों ने अप्रमाणिक ही घोषित किया है। इसी प्रकार हम देखे थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को भी क्या मान चुके हैं? अर्ध प्रमाणिक मान चुके हैं। श्याम सुंदर दास जी प्रमाणिक माने थे, रामचंद्र शुक्ल जी अप्रमाणिक माने थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खास करके अर्ध प्रमाणिक माने थे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं उन्होंने परमाल रासो को भी अर्ध प्रमाणिक ही माना है, इसकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज अभी देख कर आया कि ये प्रमुख रूप से एक विरह काव्य के रूप में गे काव्य है, जिसमें बाद में कुछ थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होते गया। तो इस आधार पर पूर्णतः प्रमाणिक इसको नहीं कहा जा सकता, यहाँ तक संपूर्ण रासो साहित्य को भी प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार परमाल रासो को हमारे द्विवेदी जी ने अर्ध प्रमाणिक ही माना है। तो खुमान रासो को देखते हैं। आप जानते हैं खुमान रासो के रचयिता जो है दलपति विजय हैं। ठीक है, दलपति विजय नामक जो कवि हैं वो खुमान रासो के रचयिता हैं। इस प्रकार खुमान रासो है ना, इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। ठीक है, खुमान रासो में आप देखे हैं कि दलपति विजय इसके कवि हैं, और इसमें जो चरित्र नायक जो है वो मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है, ये खास बात है। और अगली बात है कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है ना। सबसे पहले बताया गया कि इस ग्रंथ की प्रामाणिक जो हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। पूना संग्रहालय से में अभी भी रखा गया है। ठीक है, अगले नंबर में हम देखते हैं कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई। ये भी एक खास बात है। आप देखेंगे कि खुमान रासो ग्रंथ की रचना लगभग 5000 छंदों में की गई है, और इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है ना। और इस ग्रंथ का चरित्र नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय, ये खास बात हो गया। अब इतने में देखिए हमारा आदिकाल में जो हम विभिन्न धाराओं को जो देखते आ रहे हैं, चाहे रासो साहित्य हमने देखा, अभी सिद्ध साहित्य देखा, नाथ साहित्य देखा, जैन काव्य देखा, है ना। उसी क्रम में हमारा रासो साहित्य भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ समाप्त होता है। अगले कड़ी में हम जाएंगे कि आदिकाल में, और जो जैसे कि हम देखे थे कि शुक्ल जी है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को जो 4 प्रकरण में बांटा है, उसमें जो फुटकल है ना, हम देखे थे पहला प्रकरण था सामान्य परिचय, दूसरा अभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य, चौथा फुटकल रचनाएं। तो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत जो विद्यापति और अमीर खुसरो को उन्होंने रखा है, तो हम यहाँ अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है मैम, सुनाई दे रही है आवाज?
हेलो। हाँ सर सुनाई दी। हाँ 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 मैम। दे रहे हैं सर। हाँ ठीक है। तो विद्यापति में हम बात करते हैं, विद्यापति का वैसे जो समय है वो ऐसे एकदम प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन फिर भी 1350 से 1450 का समय ठहराया गया है। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ठीक है। आप देखेंगे कि विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था, और विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। देखिए, आप देखिएगा कई बार ये होता है 2016-17 में जो एग्जाम वगैरह हुआ था एससी का, उसमें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि किसी के जन्म स्थान के बारे में पूछ दिया गया हो कि किसका जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन 2009 में जो एपी में जो क्वेश्चन के रूप में आया था, है ना, कि प्रेमचंद जी का जो जन्म हुआ था लम्ही नामक गांव में, उसको पूछ दिया गया था कि इतने इतने सन में लम्ही नामक गांव में किस व्यक्ति का या किस कवि का जन्म हुआ था बोलकर। तो संभवतः ऐसा एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप प्रमुख जो हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके जन्म सन और उनके जन्म स्थान को आप याद रखिएगा। तो इसीलिए बताना चाहूंगा कि विद्यापति जी का जन्म जो है बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था, वहां के निवासी थे। ठीक है, ये हो गया। अगले क्रम में हम देखेंगे कि भाषा की दृष्टि से, ठीक है, भाषा की दृष्टि से हम विद्यापति द्वारा रचित जो ग्रंथ को देखेंगे। एक तो उन्होंने संस्कृत में भी रचना की है, दूसरा अवहट्ट जिसको अपभ्रंश बोला जाता है उसमें भी रचना की है उन्होंने, और तीसरा मैथिली में रचना की है। तो देख सकते हैं हम, पहला हम संस्कृत के ग्रंथ को देख सकते हैं कि सैव सर्वस्व सार, है ना। कभी संस्कृत का भी पूछा जा सकता है। वैसे हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ते हैं तो या तो अपभ्रंश या मैथिली की रचना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी संस्कृत का भी हम देख सकते हैं। तो संस्कृत की पहली रचना है सैव सर्वस्व सार, दूसरा गंगा वाक्यावली, तीसरा दुर्गा भक्त तरंगिणी, चौथा भू परिक्रमा, पांचवा दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा। एक दो और है, नीचे देखेंगे। तो एक बार और मैं संस्कृत के ग्रंथ को दोहराता हूँ। पहला सैव सर्वस्व सार, दूसरा गंगा वाक्यावली, तीसरा दुर्गा भक्त तरंगिणी, चौथा भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा। इसमें से भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एक दो बार पूछा जा चुका है। अगले क्रम में हम जाते हैं तो अवहट्ट या अपभ्रंश की रचना हम देख चुके हैं कि अपभ्रंश में, है ना, शुक्ल जी ने भी इन दोनों रचनाओं को सम्मिलित किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पहला क्या है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यह अपभ्रंश या अवहट्ट की रचना है। और कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। कहने का मतलब हमारे विद्यापति जी राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह दोनों के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कीर्तिलता उन्होंने लिखा कीर्ति सिंह के लिए और कीर्ति पताका लिखा शिव सिंह के लिए। इसको आप याद रखिएगा, है ना, और उसमें उन्हीं का चित्रण किया गया है। एक मिनट। अगले क्रम में हम जाते हैं तो मैथिली में। तो मैथिली में खास करके आपको दिखाई देंगी पदावली, विद्यापति जी की पदावली जो मैथिली में रचित है, और एक बताया गया है कि गोरक्ष विजय नामक नाटक बताया गया है। ठीक है, ये दो रचना मैथिली में दिखेंगी। तो आप खास करके संस्कृत की जो रचना है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, है ना, दो रचना को भी याद रखिएगा। बाकी सब रचना को भी आप देख सकते हैं। और अवहट्ट या अपभ्रंश की कीर्तिलता और कीर्ति पताका को याद रखना है, जिसमें कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। और बाकी पदावली जो उनकी है, खास करके जो विद्यापति है वो अपनी पदावली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो पदावली उनकी मैथिली में है, और गोरक्ष विजय नाम का एक नाटक है वो भी मैथिली में। आगे हम बढ़ते हैं। एक और रचना जो दिखाई दे रही है वो लिखनावली है, संस्कृत की रचना है, तो इसको उतना ध्यान नहीं देना। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं विद्यापति जी के बारे में खास बातें। तो विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के
राज दरबारी कवि थे, ये तो बता चुके हैं। इसीलिए शिव जी को लेकर उन्होंने कीर्ति पताका लिखा और कीर्ति सिंह को लेकर कीर्ति लता लिखा। ठीक है, तो इन दोनों के दरबारी कवि विद्यापति थे जो तिरहुत के राजा थे। अगले क्रम में हम देखते हैं 5वें नंबर में कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ये खास बात हो सकती है कि विद्यापति को बच्चन सिंह जी ने जातीय कवि कहा। ठीक है, अगले क्रम में हम जाते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाग कवि कहा है। ठीक है, आप देखेंगे नीचे लाइन से स्पष्ट हो जाएगी, पहले नीचे लाइन को हम पढ़ लेते हैं। ये जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी लोग जान रहे होंगे, नेट में भी कई बार आ चुका है कि उन्होंने विद्यापति के संबंध में लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, शुक्ल जी सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि विद्यापति जी को बहुत सारे आलोचकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने भक्त कवि होना स्वीकार किया या वो भक्त कवि बनाने का प्रयास किया, लेकिन शुक्ल जी ने सीधे सीधे कहा कि विद्यापति वास्तव में भक्त कवि नहीं है, वो वास्तव में श्रृंगारी कवि है। ठीक है, और लोग क्या है अलग अलग चश्मा को पहनकर अपने ढंग से उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो आदमी जिस रंग का चश्मा पहना है उसको उसी रंग का दिखेगा। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने कहीं ना कहीं उन पर व्यंग्य किया कि आजकल ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे है ना बहुत सस्ते हो गए हैं कि उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। मतलब जो गीत गोविंद किनकी रचना है, अभिनव जयदेव है ना, इनके जो वो रहे। तो इस प्रकार वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी इसके साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे इनका कहना है कि विद्यापति भक्त कवि ना होकर श्रृंगारी कवि था, ये याद रखना है अपने को। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाग कवि कहा उन्होंने। ठीक है, ये हो गया। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। अगले क्रम में हम देखें तो 8वें नंबर में देखिए आप, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से भी विभूषित किया है, जिसमें बहुत सारी उपाधियां यहाँ दी गई हैं, जैसे अभिनव जयदेव है ना, कवि कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर है ना, ब्रेन मिस्टेक हो गया उसको आप वो करिएगा, लेकिन वो शेखर है ना, है ना, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि और दसाव धान, पंचानन और मैथिल कोकिल है ना। उपाधियां बहुत सारी है, लेकिन खास उपाधि आप याद रखिएगा मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव है ना, ये दोनों उपाधियां जो है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है ना। बाकी को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, लेकिन अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल को आपको याद ही रखना है। ठीक है, एक मिनट। चलिए तो ठीक है, बहुत सारी उपाधियां यहाँ दी गई है, एक बार और मैं बता देता हूँ। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन, और अंतिम में मैथिल कोकिल, जिसके लिए वो काफी फेमस है मैथिली में है ना, पदावली के कारण से। तो इतनी उपाधियां हैं, जिसमें अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल को आप याद रखिएगा। अगले क्रम में जाते हैं तो विद्यापति प्रमुख रूप से शैव संप्रदाय के कवि थे है ना, शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, प्रमुख रूप से शैव संप्रदाय के कवि हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, अगले 8वें नंबर में जाते हैं तो विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है ना। इसमें बताया गया है कि विद्यापति कृत जो कीर्ति लता की रचना है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम एक और रचना को देखे थे, कौन सी रचना को देखे थे, रासो साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में बताया था। पृथ्वीराज रासो, हाँ, इसको भी आप याद रखिएगा ना। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद के रूप में बताया था। ठीक उसी प्रकार
विद्यापति की जो कीर्ति लता जो है उस रचना को भृंगी भृंगी समाज के रूप में भी माना जाता है, हुई है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, 9वें क्रम में हम आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना, कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पूर्णतः शुक्ल जी उनको श्रृंगारी कवि ही मानते हैं, और उन्होंने बताया है ना कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, और उन्होंने उसमें अद्भुत माधुर्य है ऐसा भी बोला है, और जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, नायिका के रूप में राधा और नायक के रूप में कृष्ण को उन्होंने चित्रित किया। ठीक है, तो इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि शायद विद्यापति जी का ऐसा लिखना है ना, ऐसा पदों की रचना करना क्या हो सकता है, शायद जयदेव की गीत काव्य के अनुकरण पर ही की गई है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी का कोटेशन है, और रामचंद्र शुक्ल जी का जो कोटेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। दो बात कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है, एक हो गया। और इससे पहले जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो बहुत सारे लोग चढ़ा चुके हैं, ये वाला दो हो गया। और तीसरा, इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। ये तीन अलग अलग कोटेशन है, मानकर चलिए, जो विद्यापति के बारे में शुक्ल जी ने कहे हैं। आगे क्रम में हम आते हैं, 10वें नंबर में देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार एक और कोटेशन है, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं वह इनकी पदावली है। ठीक है, अब देखिए, जिसके कारण विद्यापति को हम मैथिल कोकिल कहते हैं, तो ये सिंपल है। मैथिल कोकिल क्यों कहते हैं, पदावली उनकी मैथिली भाषा में है, इसीलिए हम उसको मैथिल कोकिल कहते हैं। तो शुक्ल जी ने कहा कि जिस रचना के कारण विद्यापति वास्तव में मैथिल कोकिल जो कहलाते हैं, उनको जो उपाधि दी गई वह इनकी पदावली ही है। ठीक है, ये एक और कोटेशन है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए मैम। जी सर जी। अभी टोटल कितने लोग जुड़े हैं मैम? 8 लोग हैं सर। 8? आज कम हो गए हैं मतलब। 7 लोग हैं सर, आपको मिला के 8 हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमीर खुसरो जी के बारे में करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, आधा मिनट। हेलो, हाँ, तो हम अगले कवि के रूप में हम देखेंगे अमीर खुसरो जी, जिनका जीवन काल ठहराया गया है 1253 से 1325 तक। ठीक है, तो अमीर खुसरो को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और खास बातें इनके बारे में देखते हैं हम कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज को आप याद रखिए। अमीर खुसरो जी के बारे में वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, पहली बात, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। दूसरी बात, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, जो सूफी मत वगैरह के प्रतिष्ठापक हुए भारत में खास करके, और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, चौथे नंबर में हम देखेंगे कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ठीक है, आप देखेंगे, खास बात है, पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने, है ना, अपने समय में उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर इतने लोगों को उतरते और चढ़ते, मतलब इतने लोग, इतना उठा पटक चल रहा था उस समय शासन में, कि 11 लोगों को उन्होंने उतरते और चढ़ते देखा, है ना, 11 लोगों को राजा बनते देखा उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, खास बात एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था, ये भी खास चीज। 5वें नंबर में हम जाते हैं। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की। एक और हमारे इतिहास के विद्वान हुए
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की। और एक महाकवि किसको कहा गया था? शुक्ल जी ने किसको महाकवि कहा था? हेलो हेलो हाँ सर। हेलो। हाँ सर, शुक्ल जी ने किसको महाकवि कहा था? याद नहीं आ रहा चंदबरदाई को कहा था ना सर, चंदबरदाई को, सर। अच्छा है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदबरदाई को महाकवि कहा था उन्होंने, जी है ना। और पहला महाकाव्य बोला था उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को, है ना। जी तो यहाँ इतिहासकार जो विद्वान है ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की। ये हो गया। 6वें नंबर में हम जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, हम देख सकते हैं। एक तो खालिक बारी, है ना, प्रमुख रूप से खालिक बारी, ठीक जो कई बार नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है सर। जी जी खालिक बारी और दो सूखने, ये रचना कई बार पूछा जा चुका है। और पहेलियां, मुकरियां और गजल, इससे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये अमीर खुसरो की ही रचना है। लेकिन खालिक बारी और दो सूखने थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आप पूरी रचना याद रखिए। पहली रचना है खालिक बारी, दूसरी रचना पहेलियां, पहेलियों के लिए भी वो खास जाने जाते हैं। जैसे विद्यापति अपनी पदावली के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार अमीर खुसरो पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। तो खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल, ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं। वैसे रचना तो बहुत सारी बताई गई है, लेकिन प्रमुख रचना 5 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और खास बात अमीर खुसरो जी के बारे में कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है ना। इसमें उक्ति वैचित्र आपको दिखाई देगा। तो खास करके जो 5 रचना हमने प्रमुख अभी देखा, उन 5 रचनाओं में पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता आपको दिखाई देगी, ये खास बात है। अगले नंबर में जाते हैं। अमीर खुसरो की जो कृति है खालिक बारी, वो क्या है? एक प्रकार का शब्दकोश है। ठीक है, अमीर खुसरो की खालिक बारी जो है एक प्रकार का शब्दकोश है, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है ना। एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची शब्दों का एक कोश उसको कहा जा सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। खालिक बारी में तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं के बारे में एक शब्दकोश है। ठीक है, हम देखे थे एक और रचना देखे थे, हेमचंद्र जी का शब्दानुशासन। उसमें कौन कौन सी भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है वो बताइए कोई भी। शब्दानुशासन, हेलो, कोई भी बताइए जो होंगे अभी, आवाज जिनकी आ रही है। हेलो। मुझे हाँ याद सर, नहीं याद है नहीं आ सर। रही, भूल जी। हाँ सर, याद नहीं आ याद हाँ नहीं आ सर। रही थी। हेलो। मैम। हाँ मैम, हाँ बताइए। हाँ सर, संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश। जी जी जी, ये तो है सर, सरल है, आप भी याद रखिए। संस्कृत, प्राकृत और जी अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का वो व्याकरण ग्रंथ है ना सर। वो पूछा जा चुका है जी सर बहुत बार, नेट एग्जाम में वो बहुत बार पूछा जी जा चुका है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जहाँ ऐसी बात आती जी है उसको मैं जोड़कर फिर बताता हूँ। शब्दकोश वाला या व्याकरण वाली कोई बात आती है, यस या पहला कभी किसी को बोला गया, तब मैं उसको जोड़ता हूँ, किसी ने बोला है तो, है ना। मतलब जहाँ समानता टाइप से दिखती है तो वहां मैं एकदम पीछे जाकर भी फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी तो ठीक है, एक बार और सुनते हैं। अमीर खुसरो की जो कृति है खालिक बारी एक शब्दकोश है, आप याद रखिएगा, एक शब्दकोश है, जिसमें प्रमुख रूप से तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के शब्दों का एक पर्यायवाची कोश है ना, सबको मिलाकर बनाया गया। 9वें नंबर में हम देखते जी हैं, खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे और उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था, एक खास बात। ठीक है, और 10वां नंबर में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, एक और खास बात कि हम खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में तो हम देखते ही हैं, है ना। ओवरऑल हर लोगों ने स्वीकार किया है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया है कि अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि हम मान सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इनके संदर्भ में। 2017 में जब मैं इंटरव्यू गया था तो इंटरव्यू में मुझसे इनके बारे में क्वेश्चन किया गया था। 3 क्वेश्चन इनके बारे में किया गया, ठीक है। एक तो इनके गुरु के बारे में, है ना, और दूसरा ये पूछा गया था कि देखिए ये जो है सितार और तबला का जो आविष्कार किए, तो मैम एक जो बोर्ड में बैठी थी वो मुझसे पूछी थी कि सितार और तबला, मतलब वो पूछी कि अमीर खुसरो जी किसी प्रकार के कोई वाद्य यंत्र वगैरह का आविष्कार किए थे क्या, बोलते, और उनके गुरु का क्या नाम था, बोलते, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सितार और तबला दोनों का आविष्कार इन्होंने किया है ना, ये भी खास चीज है। और गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जी डॉक्टर सर। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। जी सर। हाँ, आगे हम फिर बढ़ते हैं। अब क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ आदिकाल हमारा जो है, आदिकाल में विभिन्न चैप्टर जो हमने देखे थे, चाहे वो रासो साहित्य हो, जैन हो, सिद्ध हो, अपभ्रंश काव्य हो, या आदिकाल का नामकरण हो, काल विभाजन हो, है ना, या इतिहास लेखन की परंपरा, सारी चीजों को हमने देखा, है ना, सारी चीजों को हमने देखा। तो यहाँ हम क्या है, हेलो, यहाँ हम और विविध रूप से देख सकते हैं कि छिटपुट छिटपुट और आदिकाल में ओवरऑल क्या चीज दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे। कहने का मतलब विभिन्न चैप्टर जो विभाजित थे वो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन और आदिकाल में और जो खास बात है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। इससे पहले भी हम जब अपभ्रंश काव्य जब पढ़ रहे थे तो पढ़कर आ चुके हैं कि दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था और गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। तो वही जो है वो चीज को हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ठीक है सर, ये खास बात है। अगले क्रम में हम जाते हैं। तो हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग क्या है, बौद्ध सिद्ध सराहपा की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सराहपा की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम यदि चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसी ने किया तो बौद्ध सिद्ध सराहपा की रचनाओं, ठीक है। मतलब सिद्ध साहित्य में नहीं, ऐसा नहीं बोलना, बौद्ध सिद्ध जो थे सराहपा, है ना, उनके साहित्य में सबसे पहले दोहा और चौपाई का प्रयोग होता है, ठीक है सर। अब बौद्ध सिद्ध की बात आ गई तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अच्छा, इनकी भाषा को संध्या भाषा किसने कहा था, बताइए। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा था? बागची कुछ है किसी? नहीं नहीं, बागची जी ने तो, प्रबोध चंद्र बागची जी ने दोहा को उसका संपादन किया है सराहपा की, हाँ जी जी, है ना। हाँ। इसको बताइए आप मैम, याद आ रहा है मैम? संध्या भाषा राहुल सांकृत्य ने कहा है सर क्या? नहीं मैम, मुनि दत्त और अद्वय वज्र, ठीक है मैम। जी जी। मुनि दत्त और अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा, ठीक है। और नाथ की भाषा को हम क्या, सद्दुकड़ी, है ना, सद्दुकड़ी भाषा के रूप में हम लोग पढ़े हैं कि नाथों की भाषा को प्रमुखता सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज देखे हैं। मैं जब आदिकाल प्रारंभ किया था तो बताते आ रहे थे कि पहला कभी इन्होंने इसको माना है, पहला कभी इन्होंने इसको माना है। तो यहाँ जाकर हम थोड़ा सा विस्तार में देख सकते हैं कि पहला कभी किसको किसने माना और उनका समय उनका सन जो है कितना कितना ठहराया, उसके बारे में यहाँ देख लेंगे। तो पहले क्रम में हम देखेंगे शिव सी सेंगर, है ना, शिव सी सेंगर जो कौन से नंबर के इतिहास करता थे, बताइए। शिव सी सेंगर कौन से नंबर के इतिहास करता था? दूसरे नंबर, जी सही है। शिव सी सेंगर कौन से सन में लिखा था इन्होंने शिव सी सरोज को? 1888 है क्या, 83 88?
तिरासी सर, तिरासी। कितना? 1883 ना? हाँ, 1883, हम्म, 1839, 1883, 1888, उन्नीस जी। तेरह फिर 1929, और फिर ऐसे बढ़ते जाइए 1938, हाँ। है ना, उसके बाद 1940, हम्म, है ना, हिंदी साहित्य भूमिका वगैरह हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी। शिव सी सेंगर जी उस या कुंड नाम के जो कवि हैं, जो 7वीं शताब्दी के हुए हैं, उनको पहला कवि मानते हैं हिंदी का। ठीक है, अगले हम्म, क्रम में जाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन जी, जो सरहपा को माने हैं। इसको तो आप जान ही रहे हैं, ये तो जग जाहिर है, मानकर चलिए। तो सन 769 इनका समय निर्धारित किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछले बार एपी में पूछा गया था कि पहला कवि कौन है बोलकर, तो सरहपा। लेकिन अभी जो है पूछा जा सकता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा का समय कितना ठहराया है, तो 769 ईस्वी। ठीक है अच्छा सर, जी। ठीक है मैम। हाँ, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहपा का समय ठहराया है 769, और उनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। अगले क्रम में जाएंगे हम राम कुमार वर्मा। इनको तो जान रहे हैं, कई बार हम लोग देखते आए हैं कि राम कुमार वर्मा स्वयंभू जी को, है ना, जो स्वयंभू जी को क्या बोला गया है, अपभ्रंश का, हाँ। अपभ्रंश का वो व्यास और वाल्मीकि। वाल्मीकि। हाँ, 42 और जो, हाँ, अपभ्रंश का जो व्यास और वाल्मीकि स्वयंभू जी को बोला जाता है, स्वयंभू जी को अपभ्रंश के पहले कवि माना जाता है, और स्वयंभू जी को अपभ्रंश क्यों पहले कवि थे, लेकिन राम कुमार वर्मा जी ने टोटल हिंदी साहित्य का पहला कवि उनको माना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखेंगे राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। स्वयंभू की रचना आप जान रहे हैं, प्रमुख रचना कौन कौन सी है? हाँ, पौमचरिऊ और ऋक्षणेमी चरिऊ जी। और स्वयंभू छंद, है ना। पौमचरिऊ यस। को आप जान रहे हैं कि पौमचरिऊ राम के चरित्र के बारे में उसमें रचना में लिखा गया है। ठीक है, जी। हाँ, पौमचरी को किसने पूरा किया था? उसके पौमचरी को पुत्र ने किया किसने पूरा किया था ना? था, उसके बेटे ने किया था। उसके बेटे बेटे का क्या नाम था? तेलहन क्या नाम? त्रिभुवन। त्रिभुवन, त्रिभुवन। त्रिभुवन, हाँ, तो त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो यहाँ देखते हैं, कहने का मतलब राम जी। कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना, और उनका जो तिथि समय ठहराया विक्रम की 8वीं शताब्दी। ठीक है, विक्रम की 8वीं शताब्दी, इसको भी याद रखिएगा आप। और गणपति चंद्रगुप्त, जिसको तो हम पढ़ते आए हैं कि भरतेश्वर बाहुबली की जो रचिता है शालिभद्र सूरी, है ना, दो रचना थी इनकी, भरतेश्वर बाहुबली राज और बुद्धि राज, है ना। तो जी। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी जो है ना, उसको हिंदी का पहला कवि कहा है, और इनका समय ठहराया है सन 1184। ठीक है, तो ये खास चीज है, इसको भी आप देखिएगा कि किसने किसको पहला कवि ठहराया और उसका समय काल क्या रहा है। जी। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक है, और आगे और हम देखेंगे छिटपुट छिटपुट, तो खास खास चीजें विविध में हमें दिखाई देंगी कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं।
और क्लास होगी ना सुबह? नहीं समझ आ रहा है भाभी, देखिए ना सर तो लेफ्ट हो गए हैं, एक दो हाँ लोग भी वही और तो। लेफ्ट हो। सर ही हो लेफ्ट हो गए सकता है भाई। शायद नेट, नहीं नहीं नेटवर्क इशू होगा। हाँ हो ऐसे सकता है अचानक। नेटवर्क की। हाँ हाँ, इधर भी क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम जा ही रही है, ऐसे तो लेफ्ट नहीं होंगे, कुछ नेटवर्क हाँ इशू ही हाँ हो गया वही। होगा ना। देख लेते हैं हाँ एक आध मिनट, जी। कोई हाँ हाँ दिक्कत एक नहीं है। मिनट। नहीं तो जो पढ़ा रहे सर हम ही लोग चर्चा कर सकते हैं उनके आते तक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें जानकारी हो आप लोग के पास भी एपी के बारे में तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हाँ ये अभी एपी वाला क्या बोल रहे थे सर एग्जाम का? वो बोल रहे थे भाभी जो अभी उनका हो रहा है ना, क्या नाम पीएससी वालों का, हाँ तो उन लोगों का शायद अभी हो ही रहा है, तो बोल रहे थे नवंबर के लास्ट तक होने का है हम लोगों का एग्जाम करके, हो सकता अच्छा। है करके, कंफर्म तो अभी हम्म। कोई भी नहीं बोल सकते जब तक के हाँ हाँ तो नोटिफिकेशन। क्या मेंस वालों का वो डेट वगैरह हो, वो मतलब अभी आया क्या आज कुछ नोटिफिकेशन? मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी, सर जितना बताया हाँ ना उतना बस मैं देख पाई हूँ, और बाकी ग्रुप वगैरह में और भी जो है तो उसमें अभी हाँ देखी हाँ। नहीं हूँ, तो कुछ हाँ मैं भी मिला नहीं तो। देखी हूँ वही। हाँ हाँ, सर से ही सुना मैंने भी। हाँ देख लेते देखो हैं क्या अगर हो। होता है। और छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसी चल रही सुबह? मैं अभी नहीं कर रही हूँ भाभी, पीएचडी का लास्ट ईयर ही है ना, हाँ क्योंकि हाँ कोर्स सही अभी बात है। स्टार्ट हो गया है, तो अभी एपी में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, पीएचडी हाँ कंप्लीट ही करते हैं ऐसा है। हाँ एपी में नहीं वैसे नहीं भी सही बात है। इतने सारे लोग एक तो बैठते हैं, और उसके हाँ बाद हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, एकदम जानते हो ना मेरी आदत। टेंशन लेके कोई काम नहीं करती, हाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी कर रहे हैं जैसे तैसे जो भी है। हाँ हाँ। नहीं तो फिर हाँ अभी नई ट्यूशन की। तैयारी करने वाले थे। वही है एग्जाम का। अब देखो एग्जाम कब होता है वही है। हमारे यहाँ तो नवंबर में, तो लास्ट नवंबर में हमारे यहाँ शादी है। अच्छा देखो अच्छा कैसे अच्छा, होता है। 23 को तो शायद अभी नेट का भी एग्जाम है 23 को नवंबर ना। में ही। हाँ नवंबर में आगे बढ़ गया, हिंदी का भी डेट अभी था। हाँ वो तो बढ़ा है तो हो सकता है उधर अगर आसपास शायद ही रखे, मेरे को लगता है। हाँ होना अगर ही ऐसा चाहिए ऐसा। है नहीं ना। तो फिर जाएगा दिसंबर वगैरह ही जाएगा। बाहर के भी हाँ कुछ लोग पूछ रहे थे, राजस्थान वगैरह के भी, कि हाँ छत्तीसगढ़ हाँ में कब होगा, शायद कोई कोई भरे भी हैं, तो उन लोग भी हाँ। आने का पूछ रहे थे सब व्यवस्था वगैरह। अब यहाँ पे क्या बताएं, अभी तो खुद ही घर में सेफ है। वही बड़ी बात है, ऐसा हो गया है। अभी तो बाजू समस्या इतनी पड़ोसी का बड़ी नहीं बता हुई है कि सकते कुछ कुछ। नहीं बोल सकते। हाँ अभी तो यही सब चीज का देखते हैं कैसी व्यवस्था है क्या है। अगर पीएससी की हाँ व्यवस्था अच्छी रहेगी तब तो जाना ही हाँ। उचित है, नहीं तो भैया पहले जिंदगी बचा ले 2020 में, तभी जो एपी में जिंदा बैठने है का वही कोई सबसे मतलब बड़ा धनी है वाला मामला है। बस मैं तो वही मानती हूँ, जो 2020 में अपने आप को जिंदा रख लिया ना, वो सिकंदर से भी बड़ा विजेता है। बात तो सही है लेकिन सही में। नहीं वो इसलिए ट्वेंटी देखते ट्वेंटी हैं। वाला वर्ल्ड कप ही हो जाएगा। चलिए सर आ गए, हाँ सर आ आए गए थे क्या? सर आ गए। हाँ हम्म। ठीक है सर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर आ रही बोलिए। है सर, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है। हेलो आ रही है सर आवाज, बोलिएगा। हेलो सर आपकी तरफ शायद कुछ नेटवर्क इशू है क्या? आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी सर, हमारी आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हेलो आज क्लास यहीं पे हाँ ओवर सर बोलिए करना सर। पड़ेगा लग रहा है शायद, आवाज आ ही नहीं पा रही है सर की। बोलिए सर, सुनाई दे रहा है हम सबको। हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ बोले सर बोले सर। हाँ
सर फिर लेफ्ट हो गए, शायद कुछ प्रॉब्लम जा रही है उनके तरफ लगता है। आज की क्लास शायद ओवर करनी पड़ेगी यहीं पे। नेटवर्क इशू है शायद सर की तरफ से। हम्म, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। सर आपका म्यूट है, आप पहले अनम्यूट कर लीजिएगा। करता हूँ हाँ, तुरंत हाँ ज्वाइन किया हूँ फिर से। ये हाँ कैसे हाँ हाँ, चला कोई गया था? कोई बात नहीं सर, आ रही है आवाज। जी जी जी। जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिएगा। जी जी जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जी। हाँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं आदिकाल के बारे में, विविध वाले में जो है। तो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर आ रही है आवाज। जैसे कि मैं बता रहा था, दो जो है, रामचंद्र जी शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। ये दो जी दोनों जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को याद रखना ही है, और कंफ्यूज नहीं होना है कि अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग शुक्ल जी का है बोलते हैं, है ना? ऐसा नहीं। रामचंद्र जी शुक्ल, आप याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग। ऐसा करें, ये बहुत जी जगह आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इसी कड़ी में आगे जाएंगे। मैं ये भी बताया हूँ कि रामचंद्र शुक्ल, राहुल शांतिसैन और गुलेरी, इन्होंने तीनों जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, मतलब गुलेरी, राहुल और रामचंद्र, तीनों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। शॉर्ट में याद रखिए आप, गुलेरी, राहुल, रामचंद्र, तीनों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। ठीक है, इसी क्रम में आगे जब हम जाते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। ठीक है, यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश से पृथक मानते हैं तीनों हिंदी। आज नेटवर्क बहुत इशू है, लग रहा है सर का बैक ही होना पड़ेगा। क्लास शायद ओवर करनी पड़ेगी लग रहा है, क्योंकि ज्यादा ही प्रॉब्लम जा रही है सर की तरफ। शायद कहीं कहीं पे वेदर चेंज है, आज बारिश वगैरह हो रही है इसलिए होगा शायद। हाँ, हेलो, सर आपका अनम्यूट कर बहुत कम लोग हाँ, हैं, लीजिएगा। दो कर तीन हाँ तो। दिए, कर जी दिए मैम, कर दिए, कर दिए। जी जी जी। आज कितने बजे है मैम छत्तीसगढ़ की क्लास? प्रीति भाभी हेलो। जी बताइएगा। योगेश सर या प्रीति भाभी कोई हाँ भी सर। बता दीजिए। हाँ मैडम। जी मैम, छत्तीसगढ़ साढ़े की सात क्लास आज बजे, कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। हाँ, देखते हैं, कुछ साढ़े समय सात और बात कर लेते हैं। तो ठीक है सर, इतने में क्या है, इतना जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उतने में आदिकाल जी हमारा वो होता है। ठीक है सर, आप देख लेंगे थोड़ा मोड़ा और हम जी। देख सकते हैं, है
है ना। सर 6:30 तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 10-12 मिनट और बचा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। तो सामान्य और बात कर सकते हैं जैसे कि, और छिटपुट हम देखें तो 2-3 चीजें जो छूट गई हैं उसमें एक हम चीज देख सकते हैं कि एक जो रोडा कवि जो बोलते हैं, रोडा कवि की जो राउल वेली नामक जो कृति है ना, उसको भी हम ये विविध वाली रचनाओं में जोड़ सकते हैं, है ना। रोडा कवि की जो राउल वेली रचना है वो हो गया, और ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जो वर्ण रत्नाकर है ना, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक खास चीज है ये है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जो वर्ण रत्नाकर है उसमें जो 84 सिद्ध जो थे, है ना, सिद्ध साहित्य के जो 84 सिद्ध जो थे ना, है ना, लगभग 14वीं शताब्दी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी, जो प्रमुखता मैथिली में है ना। तो उस रचना में उन्होंने 84 सिद्धों के बारे में बताया है, ये खास बात है। ठीक है, तो रोडा कवि की राउल वेली रचना, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, और दामोदर पंडित की कौन सी रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये खास चीज है ना, इतने को आपको याद रखना है। ठीक है मैम, ठीक है सर। जी जी। और आप लोग बताइए कि आदि काल में और कहाँ से कुछ छूट गया ऐसा, यदि आपको लग रहा होगा तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो फिर कल से हम लोग सीधा भक्ति काल से प्रारंभ करेंगे। नहीं तो यदि आप बोलेंगे कि भक्ति काल न देखकर किसी रचना को देखना है बोलेंगे, तो कोई रचना हम देख लेंगे, नाटक वगैरह या कोई उपन्यास वगैरह, बताइए। आज इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। बताइए आदिकाल में और कुछ आपको लगा कि छूट गया कुछ, किसी चैप्टर से और कोई इम्पोर्टेंट चीज छूट गया। हेलो सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। मैम, हाँ मैम, हाँ मैम बताइए। हाँ सर, वो रासो काव्य जो है, हाँ मैम, सर रासो काव्य में जो क्रम होता है ना सर, उसको एक बार क्रम से बताइएगा, सती के हिसाब से। जी 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 समझ गया, मतलब डेट के हिसाब से अपने को क्रम से बताना है ना मैम। इसका रचनाकाल ठीक है, कल मैं उसको एकदम क्रम से एक लाकर आपको बता दूंगा, है ना मैम। धन्यवाद। हाँ, तो कल अपने को कौन से चैप्टर से पढ़ना है बताइए, आप सभी सहमति। हम कोई रचना को प्रारंभ करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ही आगे बढ़े। सर देखिए, रीतिकाल तक आप कर लेते हैं, हाँ है ना। हाँ आधुनिक काल बहुत बड़ा है। हाँ, आधुनिक काल तो एक तरफ देखिए आप, आदिकाल और भक्ति काल और रीति काल को एक तरफ रख दीजिए, जस्ट उसका डबल ट्रिबल तो आधुनिक काल है। हाँ, तो सर रीति काल तक हम कर लेते हैं, रीति काल जैसे ही खत्म होगा फिर हम अपने रचनाओं में आ जाएंगे। जी, उसके बाद फिर आधुनिक को देख लेंगे, बोलिए, है ना। फिर हाँ, आधा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ हमारा कोर्स आधा कंप्लीट हो रहा है, हाँ, आधुनिक काल में आ जाएंगे, जब वो छायावाद प्रगतिवाद वाला आएगा जब। हाँ 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 समझ गया, वाद को तो अलग अलग पढ़ना है अपने को विस्तार से। हाँ, विस्तार से पढ़ना है सर, लेकिन वो सब तो आधुनिक काल में ही आएगा। हाँ हाँ, आधुनिक काल में आएगा, है ना। आधुनिक के समय में उसको वो एक साथ हो जाएगा तो। हाँ, है ना सर। हाँ हाँ सर, जैन साहित्य और रासो साहित्य का क्रम सर कल बताइएगा। जी जी ठीक है, एक बार मैं क्रम बता दूंगा, मतलब दिनांक के अनुसार ना। दिनांक के अनुसार सर हमने लिखा है, लेकिन मतलब कहीं तुम्हारे को एक बार मिलाना पड़ेगा, कहीं गड़बड़। जी 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 ठीक है, ठीक है, उसको मैं और सर पूरा कर इसमें दूंगा। तो भक्ति काल ही आएगा फिर। हाँ हाँ, भक्ति काल को फिर देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति काल भी, है ना मैम। ठीक है, तो फिर आज यही क्लास स्थगित करते हैं, और कल हम लोग जो आप जो बोली उसको भी थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद भक्ति काल में डायरेक्ट आएंगे। हाँ सर, ठीक है मैम। हाँ ठीक है सर। हेलो सर। सर हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट सर। जी सर बताइए। हाँ, आदिकाल में कुछ मुख्य उदाहरण वगैरह है क्या सर, कोटेशन कुछ जरूरी हो तो। नहीं सर, देखिए शुक्ल जी का जो है या बाकी लोगों का बीच बीच में उदाहरण को मैं लेते ही चला हूँ सर, आप देखिएगा जो नोट्स है उसको स्क्रीनशॉट किए होंगे या जैसा भी, वहाँ देखिएगा सर, उदाहरण के पहले हमारे विद्वानों का नाम है और वहाँ उदाहरण चिन्ह लगा है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है सर, इतना इम्पोर्टेंट है ना सर। हाँ अच्छा, जैसे अपने भक्ति काल अगर देखते हैं तो लगभग कितना पीरियड जाएगा सर, कितना दिन, 1-2 दिन लगेगा कम से। भक्ति काल नहीं, 3 दिन तो लग सकता है सर।
3 दिन लग सकता है। 3 दिन लग हाँ भक्ति और उसमें ऋतिका जी। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, फिर सूफी काव्य, तो एक एक दिन तीनों हाँ में हाँ करेंगे तो हाँ लगेगा ही। हाँ, भक्ति काव्य में देखिए एक तो एक दिन, सूफी हाँ। वाला है, निर्गुण सगुण है, ये हो गया, फिर राम ठीक। भक्ति है, कृष्ण भक्ति वाला है, हाँ और फिर ठीक। भक्ति काल की एकदम पूर्व पीठिका देखेंगे, पृष्ठभूमि वगैरह देखेंगे, अच्छा। तो उसमें बहुत सारी चीज आएंगे ना पृष्ठभूमि में। सर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर दिसंबर तक परीक्षा होनी है, नवंबर जी। लास्ट तक या दिसंबर 15 दिन में, जी है जी ना, तो हाँ इस तरह से हम लोग जैसे भी पढ़ रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे क्लास होगी, तब जाके चाहे हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। हाँ हाँ, मैं सर से बात करता हूँ ना मैम, और है कोर्स ना सर? कंप्लीट तो मैं पूरा कराने का ही एकदम पूरा प्रयास करूंगा, घबराइएगा मत आप लोग, मैं हाँ सर नहीं से नहीं बात कर सर, लेता हूँ। वो नहीं है, क्या है, जब समय ही कम मिलेगा तो आपकी भी कोई गलती नहीं है, बात ये है हाँ ना? नहीं, 2 घंटा तो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन 1.5 घंटा हम निश्चित पढ़ेंगे मैम, है ना। हाँ सर, तो 4:30 वगैरह से करें ना, तो क्या हम लोग की सर 7:30 से रहती है क्लास, है ना, हाँ तो थोड़ा सा गैप, नेटवर्क इशू आता है फिर छत्तीसगढ़ क्लास करने में, जी 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 जी, तो वो ठीक है ना थोड़ा मैम, दिक्कत करते हैं। सर से बात करते हैं मैम। हाँ हाँ सर को बोले हैं, वैसे सर बोले हैं आगे 4:30 से करेंगे करके, हाँ है ना, ठीक है ना मैम। तो हाँ 4:30 से 6 हो जाएगा, तो अपन 4:15 तक सब जुड़ना शुरू हो जाए, जिससे 4:30 तक क्लास शुरू ही हो जाए, जी जी जी, ठीक है ना मैम। है हाँ ना जी। ठीक है तो मैम, इस तो चीज का अपने को ध्यान रखना है सर। जी हाँ, सर, कल कल इसी समय सर 5 बजे, 5 बजे ही, 5 बजे ही सर। कल तो 5 चलो बजे। ठीक। जी 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 1.5 सर, घंटा ठीक है सर, उससे चल जाएगा जी 1.5 सर, घंटे हाँ में। जी जी जी, 1.5 हाँ घंटे साढ़े पर्याप्त है 6 सर। हाँ हाँ ओके, जी ठीक है चलिए सर मैम थैंक सभी को नमस्कार, ठीक है सर। हाँ नमस्कार। जी जी मैम, हाँ मैम, हाँ ठीक जी।